तो साथियों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं, ठीक हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं? पहली बात, आज़ादी के अमृत महोत्सव चल रहा है। हम लोग आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं इस बार बड़े धूमधाम से। हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और इन सब के बीच हम पढ़ रहे हैं नागरिकता। हम आज अपना नेक्स्ट चैप्टर ग्रुप में, इसके पहले हम लोगों ने प्रस्तावना पढ़ा, प्रस्तावना के साथ साथ फिर हम लोगों ने संघ राज क्षेत्र पढ़ा, हमने अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 पढ़ा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच और इसके भाग 2 पर आ गए हैं। अब भाग 2 के अंतर्गत भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है और इसी के तहत हम लोग नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ने जा रहे हैं। भारत में नागरिकता 5 से 11, अनुच्छेद 5। अगर नागरिकता को संवैधानिकता के आधार पर पहले हम बांटें तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो अनुच्छेद 5 क्या है? अनुच्छेद 5 में ये कहा गया कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, संविधान के प्रारंभ से ही नागरिकता आपको मिलेगी। जो 26 जनवरी 1950 से ही नागरिकता आपको मिलेगी। तो इसमें शर्त क्या रखा गया है? तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता मिलेगी तो किस शर्त पे मिलेगी? इसका शर्त रखा गया कि आपका जन्म भारत में हुआ हो। अगर 26 जनवरी 1950 के पहले तक आपका जन्म अगर भारत में हुआ हो तो आप भारत के नागरिक होंगे। दूसरा शर्त रखा गया है कि उसके माता पिता का, अगर आपके माता पिता का जन्म भी अगर भारत में हुआ है तो भी आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि आपको पता है कि इंडिया हाउस जैसे बहुत सारे संगठन राष्ट्रीय आंदोलन के समय विदेशों में चल रहे थे। तो विदेशों में जब चल रहे थे तो उनके जो बच्चे हैं, उनके बच्चे वहीं पैदा हुए हैं, वहीं रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? तो जो राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हमारे क्रांतिकारी लोग थे, वहाँ पर अगर विदेश में रहकर क्रांतिकारी चीज़ों को, गतिविधियों को जारी कर रहे थे तो उनके बच्चों को नागरिकता अपने आप मिल जाएगी कि अगर क्योंकि क्रांतिकारी लोगों का जन्म भारत में हुआ है ना। तो इस आधार पर कहा गया कि अगर माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो भी आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। तीसरा शर्त हम लगाया गया कि संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 से अगर 5 वर्ष पहले से ही अगर भारत में रह रहे हो, तो अगर आप किसी बाहर के हो, मान लो आपका जन्म भारत, यहाँ पर नहीं जन्म हुआ है तब तो मिल ही जाएगा। अगर जन्म नहीं हुआ है और संविधान लागू होने के से 5 वर्ष पहले से ही अगर भारत में आप रह रहे हो तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये थे 3 आधार। इन तीनों आधार में अगर किसी भी आधार की अगर आप पूर्ति कर रहे हैं तो भारत के आप नागरिक माने जाएंगे। फिर अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। अब इसका कोई औचित्य रह नहीं गया, लेकिन हाँ, अनुच्छेद 6 में यही था कि पाकिस्तान से भारत अगर 19 जुलाई 1948 अब 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से अगर भारत आया हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो लेकिन उनको एक मतलब परमिट दिया जाएगा। एक परमिट के आधार पर हाँ यह व्यक्ति आया है तो कुछ वर्षों के बाद उन्हें यह नागरिकता, मतलब कि 6 महीने बाद आपको नागरिकता मिल जाती थी। इसे 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई आता है तो पहले परमिट भरिए, फिर 6 महीने बाद नागरिकता मिलेगी ना। ये अनुच्छेद 6 में था। ये पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए। अगर 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आप आ गए हो पाकिस्तान से, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो कुछ लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे, वहाँ से यहाँ जा रहे थे, तो इसके लिए था कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत आ गए हो तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर उसके बाद आप अगर आते हो तो आपको एक परमिट भरना पड़ता था और 6 महीने बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इस अनुच्छेद का वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है। क्यों औचित्य रहेगा? आप कोई थोड़ी पाकिस्तान से हम लेने देने वाले हैं। फिर अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ जाए, मतलब किसी कि आप यहाँ से भारत में रहते, हम भारत में गए लेकिन वहाँ गए, अरे यार मेरा यहाँ तो कंडीशन बहुत बेकार है, ये सारा चूतियाँ हैं, सब अच्छा नहीं है, यहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है। आपका मतलब कि अरमान जाग गया कि नहीं यार इंडिया बढ़िया है, पाकिस्तान नहीं ठीक है, तो फिर से अगर आप वापस आना चाहते हैं तो ये अनुच्छेद 7 के तहत मिलेगा आपको नागरिकता कि आप भारत से पाकिस्तान गए तो और 1 मार्च 1947 के बाद आप पाकिस्तान गए हों किंतु आप वापस आ जाएं तो 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको नागरिकता मिलेगी अनुच्छेद 7 के तहत।
अनुच्छेद 8 में क्या है कि भारत के बाहर वह रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हैं। भारत के बाहर अगर रह रहा कोई भी बच्चा हो, अगर वह भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय। जैसे कि अब राष्ट्रीय आंदोलन के समय इंडिया हाउस में जो सक्रिय हमारे लोग थे, अगर उनके बच्चे विदेश में हैं तो उन्हें भारतीय माना जाएगा, क्योंकि उनके माता पिता भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं। अब अनुच्छेद 9, तो अगर नागरिकता मिलने की तरीके दिए गए हैं तो नागरिकता छीनने की बात हमारे संविधान में बताया गया है कि नागरिकता छीनी कैसे जाएगी। तो अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 में ये कहा गया है कि विदेश में अगर आपने नागरिकता को ग्रहण कर लिया तो भारत में आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, अर्थात सटलत गईल, अगर वहाँ सटल है तो यहाँ गईल। तो ये याद रखना, अनुच्छेद 9 कहता है सटल तो गईल, वहाँ पर आप सटल हुए, यहाँ पर आपकी नागरिकता गईल, चली गई। ठीक। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता का बना रहना जब तक कोई आप अन्यथा कार्य न करेंगे। आपकी नागरिकता तभी तक बनी रहेगी जब तक आप देश में कोई ऐसा काम जब तक आप देश में कुछ ऐसा काम न करें जो राष्ट्र विरोधी हो, राष्ट्र की सांप्रदायिकता, राष्ट्र की सहिष्णुता को ठेस पहुंचे। तो अगर आप सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, तो इन सब बात, और आप राष्ट्रद्रोही वाला काम कर रहे हैं, तो इन सब आधारों पर आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 11 में है नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। नागरिकता का कानून जो है संसद बनाएगी और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगी। तो ये था अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो जब मतलब इससे हमें मालूम पड़ता है कि जो संविधानवेत्ता थे, जो संविधान लोग सभा थी, वह नागरिकता के बारे में विशेष ओवरऑल बातें को लिखकर और सारा अधिकार दे दिए संसद को। संसद समय समय पर नागरिकता संबंधित कानून बनाए, नागरिकता संबंधित अधिनियम बनाए। तो संसद ने इसी अधिकार को अपनाते हुए तो सबसे पहले पहला नागरिकता अधिनियम 1955 को बनाया। तो इसके आधार पर 5 आधारों पर नागरिकता देने की बात कही। जन्म के आधार किसके आधार पर? नागरिकता अधिनियम 1955 ने 5 आधारों पर नागरिकता देने की बात कही। जन्म के आधार पर, वंशानुगत के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, जन्म के आधार पर बाय बर्थ, वंश के आधार पर बाय डिसेंट, पंजीकरण के आधार पर बाय रजिस्ट्रेशन, देशीकरण के आधार पर न्यूट्रलाइजेशन, और अर्जित भूमि के आधार पर इन्होंने नागरिकता देने की बात कही। तो जन्म के आधार पर नागरिकता, तो 1955 में जो अधिनियम बना था, 1955 अधिनियम जन्म के आधार पर नागरिकता, मतलब कि किसी भी व्यक्ति का अगर जन्म भारत में होगा तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ये बात बिल्कुल गलत थी। ये बात उनको समझ में आई आगे चलकर 1986 में। भारत के संसद भवन को ये बात 1986 में समझ में आती है कि यार किसी को भी, ये तो बात बिल्कुल गलत है। तो ये इसका दुरुपयोग तब होने लगा जब पाकिस्तान से जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, जो गलत लोग हैं, जिनकी धारणाएं गलत है भारत को लेकर, तो वो लोग, मैं हर किसी को नहीं कह रहा हूँ, तो उन लोग क्या करते थे कि ये बहुत सारे औरतों को जब उनका जन्म होने वाला, जब वो गर्भवती होती थी और जब उनका समय होता था बर्थ का, बच्चे का जन्म का समय होता था, तो उन्हें वो भारत भेज देते थे। जब उन्हें भारत भेज देते थे तो उनको इससे डायरेक्ट जन्म के आधार पर उनको भारत में नागरिकता मिल जाती थी। मतलब वहाँ पर लोड करिए और यहाँ पर आके गिरा देती थी। तो इससे क्या होता था, भारत में एक जनसंख्या वृद्धि या फिर यहाँ पर पाकिस्तानी लोगों का जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी बार बार बहुत सारा। तो ये होश आया भारत सरकार को 1986 में। भारत सरकार को होश जब 1986 में आया तो उन्होंने एक उसमें संशोधन किया, तो नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया और बताया कि माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। माता पिता में से कोई एक भैया भारतीय होना चाहिए, वैसे नहीं माना जाएगा। फिर
जब ये दिक्कत हो कि भारत में कोई एक भारतीय होना चाहिए, तो इससे भी समस्या हो गई। तो वहाँ की जो सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती थी वो भारत में आती थी, और भारत में किसी तरीके से भारत में प्रवेश करें और यहाँ के लड़कों को फंसा के और शादी उदी का झांसा देकर, तो ये तमाम तरीके से तो ये कार्यक्रम चल रहा था कि यहाँ का कोई एक वासी हो जाता था। तो इससे भी दिक्कत होने लगी। 2003 में फिर से भारत सरकार को होश आया, भारत सरकार ने फिर से संशोधन कर दिया और बोला कि 2003 के जो नियम में कि दोनों वैलिड होना चाहिए, मतलब कि एक भारत का नागरिक होना चाहिए तथा दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, मतलब अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। तो इस आधार पर उन्होंने बताया कि कोई अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। और साथ ही इस जन्म के आधार पर ये भी कही गई कि भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जित करने का अधिकार नहीं है, ये उन्होंने बताया। फिर वंश के आधार पर बाय डिसेंट, तो दूसरा है वंश के आधार पर भारत में नागरिकता। हम सबको पता है कि हम सबको जो नागरिकता मिली है वो बाय डिसेंट मीन्स मतलब वंश के आधार पर ही नागरिकता मिली है, कि अगर माता पिता भारतीय हैं तो और उन्हीं के आधार पर हमें नागरिकता मिली है। और तीसरा है पंजीकरण बाय रजिस्ट्रेशन कि मतलब अगर आप 7 वर्ष तक भारत में रह रहे हो, 7 वर्ष तक भारत में रह लिए हो, तो आपको, और भारत में अगर 7 वर्ष तक रह लिए हो या फिर किसी व्यक्ति से विवाह किए हो, या किसी व्यक्ति से विवाह कर लिए हो, किसी भारतीय व्यक्ति से विवाह करके या और 7 वर्ष तक लगातार रह लिए हो, तो आपको पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के लिए आप भारत में अगर गृह मंत्रालय में आप पंजीकरण के जरिए अर्जी दे सकते हो कि आप हमें ये दीजिए, नागरिकता दीजिए। तो ये 3 आधार हो गए, कौन कौन से? बाय रजिस्ट्रेशन, बाय डिसेंट, बाय बर्थ। अब चौथा होता है देशीकरण, नेचुरलाइजेशन। तो इसमें जो होता है, इसमें अगर 10 साल तक कोई भारत में रह लेता है, कोई भी व्यक्ति 10 साल तक भारत में रह लेता है और वह कला, विज्ञान व भारतीय भाषा का अच्छा जानकार हो। कला विज्ञान मतलब किसी भी क्षेत्र में आप ऐसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी एक्टिव हैं किसी क्षेत्र में, किसी विज्ञान में, कला में, तो हर कोई देश उन्हें चाहता है कि आप हमारे यहाँ का नागरिक बनिए, आप हमारे यहाँ रहिए, क्योंकि उनके रहने से भारत की अर्थव्यवस्था में, चीज़ों में बदलाव होती है। तो हर कोई देश चाहता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसे हम देशीकरण के जरिए हम भारत में नागरिक उसको मान्यता देंगे। तो जैसे कि अगर आप उदाहरण स्वरूप देखिए, अदनान सैनी कहाँ के? पाकिस्तान के हैं, तो उनको भारत की नागरिकता मिली है। तो किस आधार पर मिली है? वह देशीकरण नेचुरलाइजेशन के आधार पर मिली है। अर्जित भूमि के आधार पर भी आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। जब अर्जित भूमि के आधार पर जो नागरिकता मिलती है तो वो क्या होता है कि अगर आप जैसे भारत सरकार किसी भी क्षेत्र को भारत के राज्य में शामिल करेगा, तो उस क्षेत्र को सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो भारत के आम नागरिक को प्राप्त होते हैं। उस क्षेत्र के नागरिक को सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो भारत के आम नागरिक को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत जब इसे भारत को 22वां राज्य के रूप में मान्यता मिला, तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग को एक संपूर्ण रूप से भारत का नागरिक बना दिया गया। तो ये होता है, ये 5 आधारों पर भारत में 1955 के अधिनियम के तहत कितने आधारों पर नागरिकता दी जाती है? 5 आधारों पर। कौन कौन से? बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और अर्जित भूमि के आधार पर। इन 5 आधारों पर नागरिकता दी जाती है। और नागरिकता छीनने के लिए, नागरिकता समाप्त होने में, इसमें 2-3 आधार है कि अगर आप नागरिकता स्वयं त्याग दें या फिर ऐसा कोई काम करें जिससे आपको बर्खास्त किया जाए नागरिकता से, या तो फिर मतलब वही सब आधार है जो नॉर्मल होते हैं कि अगर आप कुछ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहेंगे तो आपको नागरिकता छीन ली जाएगी, या फिर किसी देश की आप नागरिकता ले लिए, सटला तो गईले वाला हाल हो जाएगा। तो वही सब हाल है। और अब दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे नागरिकता के संबंधित कुछ बहुत तथ्य हैं, कुछ शब्दावलियां हैं, हमें अक्सर नहीं समझ में आता, इसके बारे में देखें। जैसे कि NRI क्या है, भारतीय मूल के व्यक्ति की हरदम चर्चा होती रहती है, वो क्या है, ओवरसीज
कार्ड होल्डर क्या है, OCI से कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडिया, ये सब क्या है, मतलब इन सब के बारे में थोड़ा सा अगर हम जानेंगे तो अच्छा रहेगा। कि पहले हम जानते हैं NRI क्या है। NRI मतलब नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, मतलब NRI जो होता है वो भारत का नागरिक होता है, वो भारत का पूर्ण नागरिक होता है। कोई भी व्यक्ति हो जो 182 दिन तक भारत छोड़कर विदेश में रहता हो, भारत छोड़कर विदेश में रहता हो, वो भारत का नागरिक है। जब आप भारत का नागरिक है तब आप ये बात तो सोचिए कि क्या वह उसको भारत में आने के लिए वीज़ा चाहिए? यार भारत का नागरिक है तो वीज़ा क्यों चाहिए? वीज़ा तो होता है उस व्यक्ति के लिए जो भारत का नागरिक नहीं है, तो उसको सिर्फ पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की? पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसकी इनकम पर, जो NRI होते हैं उसकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। इनकम पर टैक्स क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो विदेश से पैसे कमाकर भारत भेजता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत लाभदायक होगा। वो डॉलर भेजता है, तो इसलिए उसको टैक्स में थोड़ा छूट दी जाती है। क्या वो वोट दे सकता है? हाँ, वो बिल्कुल वोट देता है, और प्रॉक्सी वोट के जरिए प्रॉक्सी वोट देता है। मतलब कि प्रॉक्सी वोट आप नाम सुने होंगे, तो वो प्रॉक्सी वोट देता है, और उससे वो सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो भारत के नागरिक को प्राप्त होते हैं। अब आता है दूसरा नंबर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, भारतीय मूल के व्यक्ति, भारत मूल के व्यक्ति। अब भारत मूल के व्यक्ति को जैसे उसे कहते हैं एक व्यक्ति जो अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक हो और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता राष्ट्रीयता धारण करता हो, जिसका वह विदेशी पासपोर्ट धारक हो। मतलब कि वह जिसका वो जैसे वह खुद या उसका पूर्वज कोई पहले भारत का नागरिक रहा हो लेकिन वर्तमान में वो भारत का नागरिक नहीं हो। अक्सर आप सुनते होंगे कि भारतीय मूल के व्यक्ति ने यहाँ का राष्ट्रपति बने, यहाँ के ये बने ना, तो ये भारतीय मूल के, पहले इनके पूर्वज या खुद ये भारतीय हुआ करते थे, लेकिन आज ये विदेशों में सेटल हो गए और वहाँ की नागरिकता हासिल कर लिए, तो उसे वो कहते हैं पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन। अगर आप भारत की नागरिकता आप रह नहीं गए तो आपको भारत में कोई सरकारी पद नहीं मिलेगा, कोई ये सब कुछ सिस्टम, कुछ वैसे अधिकार आपको नहीं प्राप्त होंगे। 2015 में ये सिस्टम ख़त्म कर दिया गया और इसको मर्ज कर दिया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडिया, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर में इसको तब्दील कर दिया गया। किसको? भारतीय मूल के व्यक्ति को। भारतीय मूल के व्यक्ति को जो भी चीज़ें मिलती थी सब कुछ इसमें इसको दे दिया गया। अब जो भारतीय मूल जो ये विदेशी भारतीय नागरिक होते हैं, इनको भी कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बिना वीज़ा के भारत आ सकते हैं। जो जिन लोगों को ये कार्ड होल्डर OCI होंगे, OCI कार्ड होल्डर मिला होगा, वो बिना वीज़ा के भारत आ सकते हैं। कोई इन्हें, जैसे कि आप अभी कोई भारत में किसी स्थापत्य को, आगरे किला, आगरा ताजमहल आप जाएंगे, कोई इंडियन होता है तो उसके लिए रेट अलग होता है, विदेशियों के लिए रेट अलग होता है ना, होता है ऐसा ना। तो इनके, लेकिन इनकी जो OCI होते हैं इनके लिए ये छूट होती है कि इनको कोई भी कार्ड होल्डर जो रहेगा, इनको हर जगह कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जो सामान इंडियन को चार्ज देना पड़ता है वही चार्ज इनको भी देना पड़ेगा, और इनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये प्रमुख अंतर है। कुछ और अंतर है उसको भी देखा जाता है, देख सकते हैं हम लोग। अब हमें ये देखना चाहिए कि जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर हैं, इनकी अर्हता कौन कौन रख सकता है। जो भी व्यक्ति संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था, मतलब बाद में छोड़ दिया लेकिन उस समय भारत का नागरिक था, तो वह इसके लिए अप्लाई कर सकता है, OCI के लिए, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के लिए। जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए अर्हता रखता था, उस समय वह अर्हता रखता था भारत का नागरिक हम बन सकते हैं, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। वह कोई भी व्यक्ति जो उस समय उस भूभाग का निवासी था जो 15 अगस्त 1947 को भारत का अंग बन गया, तो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा। कोई भी नाबालिग बच्चा और जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक है, तो वह भी इस विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई कर सकता है। भारत के नागरिक की विदेशी मूल की पति पत्नी अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर की या का विदेशी मूल का पति पत्नी जिसका नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण हुआ हो,
वह विवाह आवेदन की प्रस्तुति के तुरंत पहले से लगातार कम से कम वर्ष तक चला हो तो वह भी इसकी अर्हता रखता हो। अभी बात आती है कि आखिर लाभ क्या मिलेगा। जो ये OCI होते हैं विदेशी भारतीय नागरिक, तो इनको लाभ क्या क्या मिलेगा, इनको लाभ क्या क्या मिलते हैं अगर ये देखा जाए तो वह आजीवन वीजा भारत आने के लिए, चाहे वह किसी भी उद्देश्य से हो, चाहे वह किसी भी उद्देश्य के लिए हो, वह भारत में बिना वीजा के भारत में आ सकते हैं। जो ये विदेशी भारतीय नागरिक होते हैं इन्हें अप्रवासी भारतीयों की तरह आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षिक क्षेत्र में उपलब्ध हर सुविधा में बराबरी होती है। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि इन्हें कृषि अथवा बागान परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के मामलों को छोड़कर, कोई कृषि अथवा बागान परिसंपत्ति है उनके अधिग्रहण के मामलों को छोड़कर इन्हें हर मामले में अप्रवासी भारतीय यानी कि NRI के बराबर का अधिकार प्राप्त होता है। पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के भारतीय बच्चों को अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण, मतलब कि जो गोद लेने वाली बात है, के मामले में अप्रवासी भारतीयों के समान समझे जाएंगे। ये भी जो बच्चे ये भी जो होते हैं कार्ड होल्डर होते हैं, ये भी जिस प्रकार से जो गोद लेने की दत्तक ग्रहण का नियम कानून है वो सेम तरीके से इन पर लागू होगा और NRI की तरह ये भी बच्चों को गोद ले सकते हैं। और हमने इसको पहले बता चुका है कि जो ये कार्ड होल्डर होते हैं इनसे वही शुल्क लिया जाएगा जो भारतीय आगंतुक से लिए जाते हैं। किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में घूमने गए, किसी भी संग्रहालय में घूमने गए, हर जगह इनसे वही शुल्क लिया जाएगा जो भारत के लोगों से लिया जाता है। एक क्वेश्चन उठता है कि भारत में कौन सी गतिविधियाँ शुरू की जा सकती हैं। तो जो NRI लोग हैं ये तो सभी गतिविधियाँ शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर हैं ये सभी गतिविधियाँ शुरू कर सकते हैं, लेकिन शोध कार्य के छोड़कर जिसके लिए भारतीय मिशन पोस्ट FRRO के विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। तो ये सारे रूल हैं इनके तहत। इनका 2-3 बातें याद रखना है कि ये कृषि अथवा बागान परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के मामले को छोड़कर ये हर मामलों में NRI के बराबर होते हैं। किनके बराबर होते हैं? NRI के बराबर। तो साथियों हम लोगों ने ये तो देख लिया कि जो PIO क्या होता है, OCI क्या होता है। तो इन्हीं सब से संबंधित 2-3 अकाउंट होते हैं। जैसे कि अगर आप जो NRI लोग हैं विदेश से पैसे कमा रहे हैं, तो विदेश में पैसे कमा रहे हैं तो उस पैसे को भारत में कैसे भेजेंगे? सीधी सी बात है, अगर भारतीय हैं तभी तो विदेश में गए हैं पैसे कमाने। तो जो वो विदेश से पैसे कमा रहे हैं तो वो भारत में कैसे पैसे भेजेंगे, उसमें कैसे सिस्टम होगा, तो इससे संबंधित 2-3 अकाउंट होते हैं। इसको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। 2-3 अकाउंट कौन कौन से होते हैं? पहला अकाउंट होता है NRO अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? NRO अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, ये नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। इसमें ये होता है कि आप अगर कोई विदेश से अगर कोई पैसा कमाते हैं तो आप इस अकाउंट में, अगर आपसे कहा जाता है भैया कैसे पैसा भेजें, तो यहाँ पर कहा जाता है कि आप एक अकाउंट खोलिए। आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। तो एक होता है NRO, तो NRO अकाउंट। तो NRO अकाउंट में आप विदेश से जो भी पैसा कमाएंगे वो आप वहाँ पर भेज सकते हैं। वो रुपए में कन्वर्ट करके आपकी फैमिली को, आपके घर को, आपके लोगों को दे दिया जाएगा। आप डॉलर में भेजेंगे, रियाल में भेजेंगे, जो भी उसकी कीमत होगी भारतीय मुद्रा के हिसाब से उसको कन्वर्ट करके आपको दे दिया जाएगा। और इसमें NRO अकाउंट में ये भी होता है कि आप उसी के साथ साथ आप विदेशी डॉलर को भी ले लेंगे। और आप अगर आप भारत में भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, उसका भी पैसा आप उस NRO अकाउंट में जमा कर सकते हैं। तो आपका दोनों पैसा एक ही जगह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसमें खराबी ससुरा ये है कि इस अकाउंट में आपका टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो अब ये दिक्कत हो गया कि आप मतलब भारत के पैसे से तो टैक्स लगता, लेकिन विदेशी जो पैसे आप कमा के भेज रहे हैं भारत में, उस पर भी टैक्स लगेगा। लेकिन जहां जो नियम ये है कि विदेशी पैसों पर अक्सर टैक्स नहीं लगता भारत में। क्यों नहीं लगता? कि आप वहां से भेज रहे हैं तो भारत में आप अगर डॉलर भेज रहे हैं तो भारत की मुद्रा मजबूत हो रही है, भारत की अर्थव्यवस्था में काम आ रहा है, तो भारत सरकार उस पर टैक्स नहीं लेती, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा फायदा होता है।
तो इसलिए लेकिन आप अगर एनआरओ अकाउंट में पैसे भेजेंगे तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उस पर टैक्स लगेगा। हाँ, दोनों पैसा एक ही जगह रहेगा, ये बात सही है, आपको अकाउंट दो नहीं खोलने पड़ेंगे, अकाउंट एक ही खोलना पड़ेगा। दूसरा अकाउंट होता है एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, अगर आप इसे जो एनआरआई लोग होते हैं वो ज़्यादातर अकाउंट जो खोलेंगे एनआरओ अकाउंट नहीं खोलेंगे, एनआरई अकाउंट खोलेंगे, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। इसमें भी आप जो भी डॉलर भेजेंगे इसमें, लेकिन इसमें जो भी पैसा भेजेंगे, डॉलर भेजेंगे, रियाल भेजेंगे, जो भी कुछ येन भेजेंगे, रूबल भेजेंगे, जो भी भेजेंगे उसको वो रुपए में कन्वर्ट करके आपके फैमिली को, आपको जिसको चाहते हैं उसको दे देगा बैंक। लेकिन आप भारतीय पैसे को इसमें नहीं रख सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपका कोई बिजनेस भारत में है उसका भी पैसा इसमें डाल देंगे, नहीं, इसमें सिर्फ विदेशी पैसे ही रखे जाएंगे और विदेशी पैसा ही कन्वर्ट करके आपको, आपके फैमिली को दे दिया जाएगा, आपको जिसको कहेंगे वो दे दिया जाएगा, रुपए में दे दिया जाएगा। तो लेकिन इसमें फ़ायदा ये है, इसमें टैक्स नहीं लगेगा। तो इसका अक्सर लोग यही देखते हैं जो एनआरई अकाउंट है वही खुलवाते हैं, जो जितने भी एनआरआई लोग होते हैं वो एनआरई अकाउंट खुलवाते हैं, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट खुलवाते हैं, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगता है। और तीसरी अकाउंट होती है एफसीएनआर, जो इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, ये क्या होता है दोस्त? ये ऐसा अकाउंट होता है कि इसमें जो भी पैसे आप डालेंगे वह उसी में रहेगा, ये कन्वर्ट नहीं होता। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको वैश्विक स्तर पर व्यापार करना है। जब वैश्विक स्तर पर आप व्यापार करेंगे, बहुत हाई लेवल पर व्यापार करेंगे, आपको किसी एक देश में व्यापार नहीं करना है कि आपको पैसे कन्वर्ट करवाना है। तो आपको जब वैश्विक स्तर पर ऐसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बड़े बड़े कंपनियों में काम कर रहा है, वैसे कोई बड़े बड़े देशों से छोटे हर देशों में उसका व्यापार चल रहा है, तो हर देशों में व्यापार तो रुपए में होगा नहीं, तो जो रुपए में नहीं होगा तो कैसे करेगा? तो वह डॉलर में होता है हर जगह, अक्सर व्यापार डॉलर में होगा, येन में होगा, तो ये रुपए को चेंज नहीं करेगा, उसी रूप में रुपया रहेगा। आप उसी आधार पर आप वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देंगे, वैश्विक व्यापार में अपना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका रुपए में कोई कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसमें आप क्या समझे, जो एनआरओ अकाउंट होगा उस पर टैक्स लगेगा, एनआरई अकाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा, एफसीएनआर पे अकाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा। और एफसीएनआर पे रुपए चेंज नहीं होंगे, जैसे रहेंगे, जिसमें आप भेजेंगे वैसे ही रहेगा। एनआरई अकाउंट में आप डॉलर में भेजेंगे, रुपए में बदल जाएगा, एनआरओ अकाउंट में डॉलर भेजेंगे, रुपए में बदल जाएगा। और एनआरई अकाउंट में कोई टैक्स नहीं लगेगा, एफसीएनआर पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, एनआरओ पे टैक्स लगेगा। समझ रहे हैं दोस्त, भैया जी, बहनी जी? ये रहा नागरिकता का ओवरऑल व्यू। तो दोस्त, कैसा रहा वीडियो, कैसा रहा मेरा ये लेक्चर, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय अखंड भारत। और वीडियो को लाइक, शेयर और दबा के लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय अखंड भारत।